ठीक है। तो देखिए कल हमने देखा था पोर्चुगीज, तुम नहीं आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो कल हमने देखा था पोर्चुगीज जब इंडिया में आए, ठीक है ना, तो उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा उनका, विल टेल मी, क्या क्या योगदान था उनका? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्यूजीन्स, समझ में आ गया, ठीक है ना, वो लाए, ठीक है। और हम देखेंगे साथ में नेवल पावर उनकी अच्छी खासी थी, शिप बिल्डिंग एक्टिविटी उनकी अच्छी खासी थी, ठीक है ना। और हम देखेंगे इसलिए वो क्या हुए, उन्होंने जो है इंडिया पे एक, हम देखते हैं कि मेजर एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा, मतलब जब तक कि हम देखेंगे उनका सामना अंग्रेजों से नहीं हो जाता तब तक। इज इट क्लियर? ठीक है। ये अब यहाँ पर जो टाइमलाइन है इसको नोट कर लोगे, तुम्हारे एग्जाम में पीटी के पर्पज से जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1498 में वास्को डगामा लैंड्स एट कैलिकट एंड इज रिसीव्ड बाय द जमोरिन। 1503 में द फर्स्ट पोर्चुगीज फोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कोचिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सीधा सवाल आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो 1503 में क्या हुआ, पहला पोर्चुगीज किला जो है कहां पर बना, कोचीन, अब उसको क्या बोलते हैं हम, कोच्चि बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो तुम, ठीक है। 1505 में द सेकेंड पोर्चुगीज फोर्ट वाज बिल्ट एट कनानौर। द सेकेंड पोर्चुगीज फोर्ट वाज बिल्ट एट कनानौर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1509 में पोर्चुगीज डिफीटेड कंबाइंड फ्लीट एट द बैटल ऑफ द्यू। बैटल ऑफ द्यू का मतलब ये हुआ, कल बताया था, ममलूक सुल्तान, जमोरिन, ठीक है, एक साथ मिलकर मिले थे, ठीक है ना। और हम देखेंगे इनका वर्क के साथ हुआ था, पोर्चुगीज के साथ हुआ था, ठीक है, इन द बैटल ऑफ द्यू। 1510, तो बैटल ऑफ द्यू 1509। 1510 में द कैप्चर ऑफ गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत, समझ में आ गया। तो गोवा किससे कैप्चर किया, बीजापुर सुल्तान से। किसने कैप्चर किया, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने, ठीक है, इसने वो कैप्चर किया। इसकी टाइमलाइन है, ये सीधा सीधा सवाल आता है प्री में। 1530 में गोवा डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज इंडिया की कैपिटल डिक्लेयर हो गई थी। मेरी बात में आ गई ये। और पहले इनके हेडक्वार्टर कहां थे, पहले एक पोर्चुगीज हेडक्वार्टर कहां थे, कोचीन में थे, उसके बाद जो है यहाँ पर। 1535 में दीव कंप्लीटली सब्जुगेटेड बाय द पोर्चुगीज। ऑब्वियसली बात है, हम देखेंगे दमन, दीव, दादर, नगर हवेली, गोवा, ये सब पोर्चुगीज की कॉलोनीज थे, समझ आ गया, इनके उपनिवेश थे। 1539 पोर्चुगीज सक्सेसफुली डिफेंड दीव अगेंस्ट द ओटोमान ममलूक फ्लीट, ठीक है। ये चीज है, इसमें से तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। 1503, 1505, ठीक है, बैटल ऑफ द्यू, ठीक, बीजापुर सल्तनत, ये चीज है। हाँ, और ईयर तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये आएगा कि जो है पोर्चुगीज इंडिया की कैपिटल कहाँ थी, गोवा थी, बस ये चीज है। ये जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं, बट फिर भी अगर ध्यान है तो अच्छी बात है। इज इट क्लियर? तो गोवा पोर्चुगीज की कॉलोनी था, बहुत बाद में जाकर के ये इंडिया में आया, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस। मेरी बात समझ गई? एक चीज ध्यान देना, गोवा जो है, ये जितने भी हैं रीजन, ठीक है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट के पास आया था।
लिख दिया इसको, नोट कर लो इसको, चलो। यार ये क्या हो गया? हैव यू रिटन? तो ठीक है, फिर लिखो। तो कोई दिक्कत? ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ कि गोवा जो है कह रही कोई दिक्कत ही नहीं है। हुँ? क्या देखें, और जो कल थोड़ा सा नहीं आया था, थोड़ा क्या पूरा ही नहीं आया होगा आ गया, आधा आया आधा नहीं आया, ठीक है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, जैसे तुम नहीं आई थी, ठीक है ना। देखना, इस मैप को तुमने ध्यान रखना है, मेरी बात समझ में। देखो कोचीन, ठीक है, ये चीजें, ये सब जो ये कनानौर, ठीक है, ये जो झंडा दिख रहा है फ्लैग, ये सब किसके हैं? ये सब तुम्हारे पोर्चुगीज के कॉलोनीज हैं। मेरी बात समझ में, ठीक है ना। ये पोर्चुगीज, ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है। और यहां हम देखेंगे कि कल हमने यहां पर देखा था कि पोर्चुगीज इंडिया में आए, ठीक है, तो कौन कौन से गवर्नर्स थे, ठीक है ना। तो तुम्हारे एग्जाम में जो यहां से सवाल आएगा, ठीक है, वो आएगा गवर्नर कौन कौन से थे, इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज लगाओ। दूसरा कि उन गवर्नर्स के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई थी। मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। तो वास्को ड गामा तो कहां पर लैंड किया था? कैलिकट, अब कोझिकोड बोलते हैं उसको, ठीक है ना, ये है, ठीक है। और यहां से क्या आएगा? ठीक है, दूसरा था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी एल्मीडा की है। तो ऑब्वियसली बात है, इससे ये सवाल आएगा। मेरी बात समझ गई। इससे ये भी सवाल आएगा कि एल्मीडा फेस्ड ऑपोजिशन फ्रॉम द जमोरिन एंड अ थ्रेट फ्रॉम द ममलूक सुल्तान ऑफ इजिप्ट। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है। और पोर्चुगीज की पावर को स्ट्रांग करने के लिए और मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही
अल्मीडा को इंडिया में भेजा गया था। तो प्रॉपर्ली हम देखेंगे पोर्चुगीज मतलब वास्को ड गामा ने तो जस्ट लैंड किया, वो पहला गवर्नर था, लेकिन पावर को कंसोलिडेट करने का काम अल्मीडा ने किया था। तो ये तुमको ध्यान रखना है। इसमें तुम्हें जो है बस इतनी चीज ध्यान रखनी है, कंसोलिडेट और ब्लू वाटर पॉलिसी। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना, लैंड किया था वास्को ड गामा ने, ठीक है, ये तुमने ध्यान रखना है। फिर हमने क्या देखा, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क में, समझ आ गया, ठीक है ना। यहां पर हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात 1510 में बीजापुर के सुल्तान से कैप्चर किया इन्होंने, क्या, गोवा। तो ध्यान देना इसका, इज इट क्लियर। और इसी ने ही जो है पोर्चुगीज मैन को इंडिया में सेटल करवाया, और तुम यहाँ पर लोकल जो है वेमेन से शादी करो और यहाँ पर तुम बस जाओ। मेरे बात में गई। तो वो जो मिक्स पॉपुलेशन होगी वो ऑब्वियसली बात है इंडिया में रहेगी, इंडियंस हो जाओगे तुम, जिससे कि इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड और बढ़ जाएगा। फिर ये नहीं होगा कि तुम तो विदेशी हो, इस तरह से हो, समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसने ये काम किया। इसका मतलब पोर्चुगीज पावर को जमीन तक लाने के लिए, ग्रास रूट लेवल तक लाने के लिए अल्फांसो ने काम किया। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सती जो है इसने अबॉलिश किया। मेरे पास में, क्योंकि इंडिया में सती होता था, तो उसने क्या किया, सती अबॉलिश किया। तो जहां जहां इनका जुरिस्डिक्शन था, न्यायिक क्षेत्र था, वहां वहां सती को इन्होंने बैन किया। समझ आ गया, ठीक है। फिर नीनो डी कन्हा, ठीक है ना, इसमें से क्या है, हेडक्वार्टर जो है, इसमें से सवाल क्या आएगा कि हेडक्वार्टर कहां से, कोचीन से गोवा शिफ्ट हुए इसके टाइम पे, और जो है बसाइन का आइलैंड जो है और उसकी डिपेंडेंसी बहादुर शाह ऑफ गुजरात से उसने लिया था। मेरी बात को समझ में आ गई? इसमें से 2 पॉइंट्स है। इज इट क्लियर? बात समझ गई, ठीक है। ये चीज यहां पर से तुम्हारी ये चीजें आएंगी, ठीक। पोर्चुगीज पावर डिक्लाइन, ये सब तो खैर जो भी है। अब हम देखेंगे यहां पर, हाँ ये हो गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट। अच्छा हाँ, ये और भी है, देखो इसको नोट कर लो। देखें 1559 में दमन वाज कैप्चर्ड बाय द पोर्चुगीज, ठीक है, दमन कैप्चर किया। 1596 में डच एस्टैब्लिश्ड अ मोनोपोली, डच, एक मिनट ये मुझे लग रहा है मैंने कंफ्यूजन कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, यहाँ पर ना मैंने, अच्छा डच यहाँ से शुरू होना है, ठीक है ठीक है, इसके बाद हम डच पे पढ़ेंगे। ओके, हाँ ठीक है ठीक है। देखें नाउ दमन वाज कैप्चर्ड बाय द पोर्चुगीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ईयर तुम्हें उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ईयर उतना ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। डच स्टैब्लिश्ड अ मोनोपोली इन द स्पाइस ट्रेड डिस्प्लेसिंग पोर्चुगीज, समझ आ गया, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सूरत लॉस्ट टू द इंग्लिश, और ध्यान देना यहीं से इनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, सूरत जो है इनके हाथ से चला जाएगा। इस समय जो है मुगल एम्परर जहांगीर है, कौन है, जहांगीर है। और जहांगीर जो है क्या होता है इनके टाइम पे, मतलब जहांगीर पहले अलाउ नहीं कर रहा होता, ठीक है, इनको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जहांगीर अलाउ नहीं कर रहा होता है। क्यों, किसको, इंग्लिश को फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, क्योंकि वहां ऑलरेडी पोर्चुगीज होते हैं। मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। और पोर्चुगीज की नेवल पावर स्ट्रांग होती है। अब होगा क्या कि जहांगीर जो है, ठीक है, वो तो नहीं अलाउ कर, लेकिन क्या होता है कि इसमें ब्रिटिश जो है हरा देते हैं किसको, नेवल वॉर में पोर्चुगीज को। और जहांगीर बड़ा खुश हो जाता है, जहांगीर बोलता है बताओ ऐसा पहली बार आया हुआ कि जो है किसी ने पोर्चुगीज को नेवल उसमें हराया हो। और वो उनको बोल रहा है कि ठीक है अब आप सेटल हो जाओ, और वो ब्रिटिश को सूरत में सेटल कर देगा। मेरी बात में गई। और तब हम देखेंगे ब्रिटिश की जो पहली फैक्ट्री सूरत में सेटल होगी। और यहां पर ध्यान देना इनके कॉम्पिटिटर पहले क्या थे, पोर्चुगीज थे, लेकिन अब क्या हो जाएंगे, पोर्चुगीज बस डिस्प्लेस्ड। मेरी बात में गई। और सूरत अब किसका हो गया,
ब्रिटिश का हो गया, मतलब हुआ मतलब फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, समझ आ गया, ठीक है। बॉम्बे हैंडेड ओवर टू द इंग्लिश, एक चीज देखेंगे, ठीक है। बॉम्बे ओरिजिनली बॉम्बे आइलैंड्स हैं, यहां देख लो भाई आइलैंड थे, और हुआ क्या कि ये थे तुम्हारे पहले पोर्चुगीज के पास, किसके पास थे, पोर्चुगीज के पास थे, क्या देखो भाई। और हुआ क्या कि जो है पोर्चुगीज के जो है, पोर्चुगीज की बेटी, उनके जो राजा थे उनकी बेटी की शादी हुई, कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी हुई ब्रिटेन के राजा से। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दहेज के रूप में, डाउरी के रूप में बॉम्बे आइलैंड दे दिया, किसको, ब्रिटिश को। तो अब ध्यान देना कि ब्रिटिश के पास अब बॉम्बे आ जाएगा, ओरिजिनली किसके पास था, पोर्चुगीज के पास था, शादी हुई, ठीक है ना, प्रिंसेस थी कैथरीन ब्रिगेंजा, ठीक है ना, और अब वो दहेज देंगे। और यहां पर क्या होगा कि बॉम्बे को जो है, सुनो, बॉम्बे को जो ब्रिटेन के राजा हैं वो बहुत ही मामूली रकम के लिए, बहुत ही मामूली, वो बोलेंगे एक काम करो तुम मुझे ओनली 10 पाउंड्स की रकम देना पर ईयर, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, समझ आ गया। और वो जो है उनको दे देता है, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, समझ आ रहा है। बॉम्बे किसके पास था, पोर्चुगीज के पास था, अब किसके पास आ गया था वो, ब्रिटेन के राजा के पास था। अब ब्रिटेन कहाँ रह गया और बॉम्बे कहाँ रह गया, तो वो बोलता है एक काम करो ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम मुझे मामूली से रकम जो है 10 पाउंड्स के लिए पूरे साल भर का तुम मुझे रेंट दे देना, और तुमको मैं वो हैंड ओवर करा रहा हूँ, क्या, बॉम्बे आइलैंड। तो अब हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बॉम्बे आ गया, बॉम्बे एज एन आइलैंड। लेकिन बाद में क्या होगा, मराठों के साथ वॉर होगा, ये होगा, उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्ली इनके पास आएगा और वो बनेगी बंगाल प्रेसिडेंसी, क्या बनेगी, बंगाल प्रेसिडेंसी, क्योंकि वहां पर उनका एक अध्यक्ष बैठता था। मेरी बात तुमको समझ आ गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1663 पोर्चुगीज लूज ऑल देयर फोर्ट्स ऑन द मालाबार कोस्ट टू द डच, समझ में आ गया, हार गए थे वो डच पे, ठीक है। 1779 एक्विजिशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। 1843 पंजिम बिकम्स द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज इंडिया, समझ आ गया, ठीक। गोवा की कैपिटल क्या है, पंजिम है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। 1961 द पोर्चुगीज लूज गोवा टू द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द लिबरेशन ऑपरेशन, 61 में जो है तब इंडियन आर्मी ने उसको छुड़ाया, समझ आ गया, ठीक है। तो लास्ट जो ये बैटल लड़ा गया था उसको नोट कर लो। तो गोवा, दादर, नगर हवेली, दमन, दीव, ये सब कब छुड़ाए गए, 61 में छुड़ाए गए सारे सारे, इज इट क्लियर, ठीक है। ये और गोवा को बना दिया गया एक यूनियन टेरिटरी, दादर नगर हवेली इन सबको भी यूनियन टेरिटरी, बाद में गोवा को एज अ फुल फ्लेज स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, समझ आ गया, इसको नोट कर लो, नोट कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डच, ठीक है, डच। तो ऑब्वियसली बात है डच कहां के लोगों को कहा जाता है, हाँ, हॉलैंड, अब इसको हम बोलते हैं नीदरलैंड, नीदरलैंड, समझ आ गया, ठीक है। डच, हमने पोर्चुगीज पढ़ लिया, जो सवाल ध्यान देना, जो मैं तुम्हें मार्क करा रहा हूं बस वो तुमने पढ़ना है, समझ आ गया, ठीक है ना। ये डच, कॉर्नेलियस डी हॉटमैन वाज द फर्स्ट डच टू रीच सुमात्रा एंड बांटाम, ठीक है ना, 1596 में। बट ध्यान देना ये पॉइंट जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हम देखेंगे कि जो तुम्हारा आज इंडोनेशिया मलेशिया है यहां पर डच का दबदबा था, और वहां पर जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उनका दबदबा उतना नहीं होगा, मेरी बात समझ आ गई। तो हम देखेंगे डच ने उतना बड़ा कोई मतलब कंट्रीब्यूट नहीं किया, मेरी बात समझ आ गई। फॉर्मेशन ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड obtained license to trade in the east including the India in 1602, समझ आ गया। कैप्चर्ड एम्बोयना मतलब इंडोनेशिया फ्रॉम द पोर्चुगीज एंड एस्टैब्लिश्ड सुप्रीमेसी इन द स्पाइस आइलैंड्स,
ठीक है ना, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, बट हाँ इसको ऐसा तुम पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश इन 1605। ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। इनकी पहली फैक्ट्री कब स्टैब्लिश हुई थी? 1605 में मसूलीपट्टनम में हुई थी। समझ आ गया? नोट करो इसको। चलो, एस्टैब्लिश देयर सेटलमेंट एट पुलिकट इन 1610। ये भी इंपॉर्टेंट है। In 1658, they captured Nagapattinam near Chennai from the Portuguese and made this place as their stronghold in South India. Now, this is also important. नागपट्टनम, ठीक है, चेन्नई में है। पहली फैक्ट्री कहां पर? मसूलीपट्टनम, ठीक है। पुलिकट लेक है ना, पुलिकट लेक झील है, तो पुलिकट में इन्होंने अपना सेकंड सेटलमेंट बनाया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नागपट्टनम, ठीक है, पोर्चुगीज से छीना। क्रिएटेड कमर्शियल टर्मिनल्स इन गुजरात, सूरत, ब्रोच, कैम्बे एंड अहमदाबाद। केरला, बंगाल में कहा, यहां देखना इंपॉर्टेंट है, चिंसुरा। बिहार, पटना। उत्तर प्रदेश में कहां पर? आगरा, ठीक है, क्योंकि मुगलों की राजधानी आगरा थी। इज इट क्लियर? समझ आ गया ये चीज। तो कहां कहां इनके जो है सेटलमेंट्स होंगे? गुजरात में सूरत, ब्रोच, कैम्बे। कैम्बे को आज हम बोलते हैं खंबात। क्या बोलते हैं? खंबात। एंड अहमदाबाद। केरला में कहां पर? कोचीन में। बंगाल में चिंसुरा, असली को बंगाल में चिंसुरा। बिहार में पटना, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आगरा। ठीक है, तो काली मिर्च में इन्होंने जो है अपना एक मोनोपोली स्टैब्लिश की थी। मोनोपोलाइज देयर ट्रेड इन ब्लैक पेपर एंड अदर स्पाइसेस। इज इट क्लियर? तो पहले इनके हेडक्वार्टर कहाँ थे? पुलिकट में थे, लेकिन बाद में कहाँ हो जाएंगे? नागपट्टनम में हो जाएंगे। कब? 1690 में नागपट्टनम। इन टॉपिक से बस यही सवाल आएंगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि चिंसुरा कहाँ है। कहाँ है चिंसुरा? बंगाल में। समझ आ गया? ब्रोच, भरूच, भरूच गुजरात। इसको पहले क्या बोलते थे? भृगु कच्छ, भृगु ऋषि, भृगु कच्छ बोलते थे उसको। फिर ब्रोच या भरूच। तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि किसकी सेटलमेंट्स कहां कहां पर थे, ठीक है। तो पहले इनके हेडक्वार्टर पुलिकट में है, लेकिन बाद में नागपट्टनम। नागपट्टनम कहाँ हुआ? वेयर इज नागपट्टनम? चेन्नई में हुआ, ठीक है, चेन्नई में हुआ नागपट्टनम। ठीक है, लिख दिया। डच से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि डच को ब्रिटिश ने किस बैटल में हराया था? बेदारा। बेदारा के बैटल में हराया, जब बंगाल का जो नवाब है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस करना चाह रहा था डच से, लेकिन ये बात पता चल गई किसको? ब्रिटिश को। तो ब्रिटिश ने क्या कर दिया? डच को ही हरा दिया और उन्होंने उनका ही पत्ता काट दिया। मेरी बात को समझ आ गई?
क्योंकि बंगाल का नवाब देखेगा कि बाप रे कितना ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो चाहेगा चोरी छुपे कि मैं एक काम करता हूँ, बंगाल से मैं जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा देता हूँ ब्रिटिश वाली, और मैं डच को ले आता हूँ। लेकिन क्या होगा, दे वर बैडली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बेदारा, और उसके बाद जो है उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। मेरी बात समझ गई। बस लास्ट जो है बैटल ऑफ बेदारा था, उसके बाद उनका अस्तित्व उतना नहीं रहा। फिर बाद में वो सारे के सारे अपने सेटलमेंट ब्रिटिशर्स को बेच के चले जाएंगे। मेरी बात समझ गई। तो यहां से बैटल ऑफ बेदारा आता है। समझ आ गया। हमेशा ध्यान देना, बैटल ऑफ बेदारा में कौन हारा था, डच, जीता कौन था, ब्रिटिश, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तुमने लिख दिया? हम्म। वो हम, हाँ, उसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। इज इट क्लियर? एंग्लो डच राइवलरी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। एंग्लो डच राइवलरी, एंग्लो मतलब क्या होता है, ब्रिटिश। एंग्लो मतलब होता है ब्रिटिश। डच राइवलरी, एम्बोयना मैसेकर इंडोनेशिया में, कमर्शियल कॉम्पिटिटिव क्विकली डेवलप्ड इनटू ब्लडशेड, ठीक है ना। कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1667, डच फोर्सेस कैप्चर्ड इंग्लिश शिप्स इन बे ऑफ बंगाल, द इंग्लिश इवेंचुअली रिटेलिएटेड एंड वन द बैटल ऑफ हुगली इन 1759 ड्यूरिंग द 7 ईयर वॉर। समझ आ गया। ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। यहाँ सुनो, बाकी वाले ना इसको नोट कर लेना, ठीक है। नाउ बताया था ना बैटल ऑफ बेदारा, द बैटल ऑफ बेदारा ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ चिंसुरा और द बैटल ऑफ हुगली took place on 25 November 1759 near Chinsura during the 7 year war, ठीक है ना। English retaliation ended with the defeat of Dutch in this battle, thereby ending, दिख रहा है, thereby ending Dutch ambition in India। समझ में आ गया। बस बैटल ऑफ बेदारा हारने के बाद उनका एम्बिशन खत्म हो गया था, अब जो है वो कोई बड़ी पावर नहीं थी। 7 साल वॉर चला इनके बीच में। भाई कॉलोनीज देखिए, किसकी कॉलोनीज कहाँ रहेगी, कितनी रहेगी, कौन ट्रेड को मोनोपोलाइज करेगा, समझा। इसी के लिए तो वॉर होगा कि भाई जब हम हैं यहाँ पर इंडियन ओशन में तो ये क्या कर रहे हैं। तो मतलब उनका ये था कि सब लोगों का ये रहेगा कि इंडिया, ठीक है, चाहे तुम्हारा म्यांमार हो गया, चाहे तुम्हारा इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ एशिया, सब हमसे ही ट्रेड करे, हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। अब दूसरे ट्रेड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन सब में यही जो है इसलिए बैटल हो रहा है कि कौन कहां डोमिनेट करेगा, और हम देखेंगे फाइनली ब्रिटिश डोमिनेट करेंगे इंडिया में, डच डोमिनेट करेंगे ईस्ट इंडीज में। ईस्ट इंडीज मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां पर वो उनका कॉलोनी था। मेरी बात में गई। जैसे कि हम देखेंगे स्पेन, साउथ अमेरिका, मेरी बात में गई, वो वहां पर था। पोर्चुगीज यहां आ गए थे, ऐसे करके इनकी कॉलोनीज डिवाइड थी। तो इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ बेदारा, इसको हम बैटल ऑफ चिंसुरा भी कहते हैं। चिंसुरा कहाँ हुआ, बंगाल में पड़ा था ना, ठीक है। इसको हम बैटल ऑफ हुगली भी, ठीक है ना, क्योंकि हुगली तो हुआ था ये।
हैव रिटन? ठीक है, तो अगर तुम्हारे मेंस में लिखने को आएगा एंग्लो डच राइवलरी में, ठीक है, तो उसमें तुम क्या लिखोगे? बैटल ऑफ बेदारा, ठीक है ना, 7 years वॉर, बैटल ऑफ बेदारा। उसका रिजल्ट क्या हुआ? डच वेयर बैडली डिफीटेड, ठीक है ना। और हम देखेंगे दिस एंडेड द व्हाट? सुप्रीमेसी, डच सुप्रीमेसी, ठीक है, इन इंडिया एंड देयर एम्बिशन ऑल्सो। और बहुत बाद में वो सारे अपने जो सेटलमेंट्स ब्रिटिश को बेच के चले जाएंगे, बट यहाँ पर तो मैंने मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। ये मतलब तुमको बस 1759 तक ध्यान रखना है, उसके बाद जो है बेसिकली वो धीरे करते करते सब बेच देते हैं अपने सेटलमेंट, ठीक है। एडवेंट ऑफ द इंग्लिश, अब बारी है किसकी आई? तो सबसे पहले कौन आए? पोर्चुगीज आए, तो समझा रहा है। दूसरे कौन आए? डच आए। अब तीसरे नंबर पे आएंगे ब्रिटिशर्स, इंग्लिश, ठीक है ना, ये है, ठीक है। 1599 a group of English merchants known as the Merchant Adventurers formed a company to pursue eastern trade and share in the high profits enjoyed by the Portuguese। भाई इन्होंने एक, सुनो भाई, अभी लिखने पे ध्यान मत दो, सुनो, पहले लिख रहे हो तुम लोग, सुन लो पहले, है ना। मतलब जो है उन्होंने कहा कि अगर पोर्चुगीज मुनाफा कमा रहे हैं, बहुत मुनाफा कमा रहे थे, तो हमें भी प्रॉफिट चाहिए। और ये तो वो दौर था, हम देखेंगे जब पूरी दुनिया में रेनेसां था, रेनेसां पीरियड था, जिसमें कि चर्च अब जो है हट गया, और अब क्या है कि हम देखेंगे लिबर्टी सबसे ऊपर है, इंसान की स्वतंत्रता, और वो स्वतंत्र है तो वो पैसा कमा सकता है, वो पैसा कमाएगा। अब पैसा कमाने के लिए जो है उसने कहा कि जब पोर्चुगीज हो तो हम भी क्यों नहीं जाएंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि कई लोगों ने, समझ में आ गया, ठीक है, इन्होंने जो अपनी एक कंबाइंड कंपनी बनाई, मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। ये क्या नाम रखा उसका? मर्चेंट एडवेंचरर्स, समझ में आ गया, ठीक है ना। ये अब उस समय इतनी एलिजाबेथ वन थी, उसने एक चार्टर साइन किया, चार्टर मतलब एक डॉक्यूमेंट साइन किया 31 दिसंबर 1600 में, कि अब ध्यान देना, इस चार्टर में कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही इंडिया में ट्रेड करने का अधिकार होगा। मतलब ब्रिटेन से और कंपनी ट्रेड नहीं करेगी इंडिया से, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी होगी, जिसको हम बोलेंगे मर्चेंट एडवेंचरर। समझ में आ गया? इसका मतलब ये क्या चाह रहे थे? मोनोपोली। और बाकी जो है ब्रिटिश जो सब्जेक्ट थे, समझ में आ गया, लोगों ने कहा हमको भी, तुमने कहा नहीं तुमको नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी को। तो उनको जो है क्या कर दिया था? मोनोपोली दे दी थी इंडिया के साथ ट्रेड करने की। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट टू द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। पूरा नाम इसका ये है। शुरुआत में ये बना, उसके बाद ये हो गया, जब चार्टर साइन हुआ तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये तो शुरुआत तुम्हारी कुछ जो है एल्डरमैन ने किया था, एल्डरमैन और ये सब होते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो इन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी। इज इट क्लियर?
Initially granted a monopoly of 15 years, it was later extended indefinitely. ध्यान देना, इन्होंने कहा एक काम करेंगे, हम देखते हैं कि 15 साल तक जो है तुम कैसे ट्रेड करते हो। तो 15 साल तक जो है इनको मौका दिया गया और इन्होंने कहा कि अगर 15 साल के अंदर तुम्हारा जो है काम अच्छा नहीं रहा, तुमने कोई प्रॉफिट नहीं दिया, तो हम ये कंपनी वाइंड अप कर देंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट साफ तौर पे कह रही है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? मतलब ये कंपनी कभी भी वाइंड अप हो सकती है, लेकिन क्या है, फिलहाल तक 15 साल तक हम उसको क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उससे पहले भी बंद कर दी जाएगी। लेकिन क्या होता है, जब ये कंपनी बनती है तो मुनाफा देती है, समझ में आ गया? प्रॉफिट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। मेरी बात समझ गई? कंपनी भी फायदे में, और जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे वो भी फायदे में। तो जनता ने शेयर खरीदे हुए थे कंपनी के, वो भी फायदे में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट जितने भी थे वो भी फायदे में थे। और ऑब्वियसली बात है, टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू सरकार के पास पैसा जाता है, गवर्नमेंट तो फिर फायदे में। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, धीरे धीरे करके इसको एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, अब तुम क्या करो, और आगे तुम इसको टाइम अपना बढ़ा लो, अब तुम और आगे। और करते करते इन्होंने क्या कर दिया, इसको इनडेफिनेटली जो है एक टाइमलाइन दे दी कि जब तक तुम चाहो तब तक इंडिया से ट्रेड कर सकते हो। मेरी बात तुमको समझ आ गई? इज इट क्लियर? ठीक है, तो पहले कितने साल के लिए था? सिर्फ 15 सालों के लिए था। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो लिख दिया? ठीक है, लिखो चलो। इज इट क्लियर? तो ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने इंडिया में
रूल किया था। समझ में आ गया? आज ये कंपनी तो अभी भी है, ये कंपनी ब्रिटेन में है, कंपनी लंदन में। आज का मालिक पता है कौन है? संजीव मेहता, गुजराती, इंडियन। तुम सोचो, आज जो है यही वो कंपनी है जिसने इंडिया में राज किया, और आज वह इंडियन बॉर्न, मतलब जो हम बोलते, सॉरी, इंडिया का था वो, बट वो वहां जाके सेटल हो गया था, संजीव मेहता। ठीक है, तो आज उसकी कंपनी है, लग्जूरियस आइटम बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इज इट क्लियर? अब तुम सोचो, कभी इस कंपनी ने इंडिया पे राज किया, मुगलों को हराया, मराठों को हराया, मेरी बात में आ गई, पेशवाओं को दरकिनार किया ठीक है, और साउथ इंडिया डेक्कन के रूलर्स को हराया, बंगाल के नवाब, ठीक है ना, अवध के नवाब, इन सबको हराया। और आज देखो ये कंपनी, वही देखो, गुजराती दिमाग इज इट क्लियर? ठीक है, अब सुने, अब ये बनी कंपनी। अब क्या हुआ कि उस समय जो है मुगल एम्परर जहांगीर थे, ठीक है, और जहांगीर के टाइम पे जो है सूरत इंटरनेशनल पोर्ट बन चुका था। तो कंपनी की तरफ से आते हैं कैप्टन हॉकिंस, इंडिया में आते हैं, वो बोलते हैं मुगल एम्परर आप हमें सूरत में अलाउ कर दो, क्योंकि जितना बड़ा पोर्ट उतना अच्छा वहां पर फैक्ट्री स्टैब्लिश होगी, ठीक है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि सूरत में ऑलरेडी कौन होते हैं? पोर्चुगीज होते हैं। तो क्या होता है, वो बोलते हैं, पोर्चुगीज बोलते हैं कि देखो हम यहाँ पहले के आ रखे हैं, ठीक है ना, आप इनको अलाउ मत करो। समझ में आ गया? तो वो क्या कर देते हैं कि वो अलाउ नहीं करते हैं, जहांगीर अलाउ नहीं करते। फिर बहुत बाद में जाकर के ये अपनी जो है फैक्ट्री बनाते हैं मसूलीपट्टनम। कौन? ब्रिटिश। मेरी बात में गई। लेकिन होता क्या है कि पोर्चुगीज के साथ वॉर होता है ब्रिटिश का, और नेवल बैटल में जो है ब्रिटिश जीत जाते हैं। समझ में आ गया? और जीत जाते हैं, और जहांगीर बड़ा खुश होता है, बोलता है बताओ हरा दिया भाई उसको। तो वो बोलता है जाओ आज से जो है क्या, तुमको मैं अलाउ कर रहा हूं सूरत में फैक्ट्री। मेरी बात समझ गई? अब सुनो, जितनी भी फैक्ट्रीज होंगी वेस्ट कोस्ट पर, उन सब के हेडक्वार्टर सूरत में होंगे। मेरी बात तो समझ में आ गई? वेस्ट कोस्ट में जितने भी है उन सब के हेडक्वार्टर कहां होंगे? तो सब हेडक्वार्टर को रिपोर्टिंग कहां करनी होगी? सूरत में करनी होगी, क्योंकि सूरत मेन फैक्ट्री है। लेकिन फिर हम देखेंगे बाद में जाकर के सूरत की जगह जब बॉम्बे इनको मिलता है, तो फिर बॉम्बे जो है एक्वायर कर दिया गया, कहां से? पोर्चुगीज से, ठीक है ना। तब जाकर हम देखेंगे बॉम्बे में इनके हेडक्वार्टर शिफ्ट होंगे वेस्ट कोस्ट के। सिमिलरली हम देखेंगे ईस्ट कोस्ट पे तुम्हारा जो है बंगाल, और तुम्हारा क्या, मद्रास। ये होगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है, ये स्टैब्लिश होगा, और धीरे धीरे करके जब ये जीतते चले जाएंगे तो ये प्रेसिडेंसी बनेगी। मराठों को हरा करके पेशवा के अंपायर के साथ जो है इनकी बनेगी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। पहले बॉम्बे एक आइलैंड है, ध्यान देना, बॉम्बे आइलैंड है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बहुत अलग हो गई है। पूरा पेशवाओं की जमीन लेकर के बोलेंगी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ऐसे तुम्हारा जो है क्या, कैलकाटा प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है, यहां हम देखते हैं आगे। ठीक, अराइवल foothold in west and south. Arrival at Jahangir's court in 1609. Captain Hawkins arrived at the court of Jahangir in an attempt to establish a factory in Surat, but it was unsuccessful due to Portuguese opposition. उन्होंने मना कर दिया था, तो जहांगीर ने कहा कि ठीक है। Beginning of trade. However, the English began trading at Masulipattnam, ठीक है, in 1611 and established a factory there in 1616. मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये चीज है। बैटल विद पोर्चुगीज इन 1612, कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीटेड, नाम है, ठीक है, डिफीट द पोर्चुगीज इन अ सी बैटल ऑफ सूरत। ध्यान देना, दिस इज बैटल ऑफ सूरत। और वहां पर क्या होगा, हरा देंगे, तब जहांगीर उनको अलाउ कर देंगे अपनी जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, कहां पर? सूरत में। तो पीस वाज एस्टैब्लिश विद द पोर्चुगीज एंड एन एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज अलाउड द इंग्लिश टू ट्रेड विदाउट इंटरफेरेंस। समझ में आ गया? इनके बीच में एक कॉम्प्रोमाइज है, किसके? डच और ब्रिटिश के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो क्या होगा कि बिना किसी इंटरफेरेंस के
आप ट्रेड कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको नोट कर लो। एक चीज ध्यान रखना, मसूलीपट्टनम में कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं हुई है। हाँ, ट्रेडिंग सेंटर बना है सिर्फ। फैक्ट्री का मतलब जहां ब्रिटिश फैक्टर रहते हैं। तो मैंने यहां क्या लिखा हुआ, इंग्लिश बिगैन ट्रेडिंग एट मसूलीपट्टनम, लेकिन पहली फैक्ट्री कहां बनेगी उनकी? सूरत में बनेगी। ठीक है, ग्रांटिंग परमिशन फॉर एन इंग्लिश फैक्ट्री इन सूरत। ठीक है, बाद में इनको बॉम्बे मिल जाएगा। ठीक है, तो बैटल ऑफ सूरत ध्यान में रखना तुमने। हैव रिटन?
तो हमने पोर्चुगीज पढ़ लिया, वी हैव रेड डच, हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश। ठीक है, तो पहले कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस। समझ में आ गया? हो गया? नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ बॉम्बे। ऑब्वियसली बात है, बॉम्बे वाज गिफ्टेड टू किंग चार्ल्स II इन 1662 एंड लेटर गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1668, बिकमिंग देयर हेडक्वार्टर इन 1687। मेरी बात में आ गई? तो उनके हेडक्वार्टर जो है वो कब बना था? 1687 में बना था वो। समझ आ गया? ठीक है, ये है मद्रास। ठीक है, द इंग्लिश ऑल्सो ऑब्टेन ट्रेडिंग प्रिविलेजेस फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकुंडा and built a fortified factory at Madras in 1639 which became the headquarters of English settlement in South India। और सुने, इनिशियली जो है एक इन्होंने छोटा सा टाउन बनाया था, फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है, इसको बोला जाता था व्हाइट टाउन, व्हाइट टाउन। और उसके अगल बगल जो है इंडियंस लोग बस गए थे, उसके अगल बगल इंडियंस लोग बस गए थे। समझ में आ गया? अब क्योंकि जो है इंडियंस ब्लैक थे, तो वो जहां रहते थे उसको बोला जाता था ब्लैक टाउन। मेरी बात को समझ में आ गई? ठीक है, तो एक तो व्हाइट टाउन था और उसके बगल क्या बस गए? इंडियन लोग बस गए, मद्रास के लोग बस गए, उनको बोला गया ब्लैक टाउन। अंग्रेजों ने उसको ब्लैक टाउन कहा। धीरे धीरे करते करते ये मर्ज हो गया और हम देखेंगे ये बन गया मद्रास। यही बाद में क्या कहलाया? मद्रास। और ये एक्सटेंड होता रहा। तो छोटा सा एक गांव टाइप का जो है वहां पर एक इनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है ना, व्हाइट टाउन। ठीक है ना, जहां इनके फैक्टर्स रहते थे। फिर उसके अगल बगल जो है इंडियन लोग भी बस गए। ठीक है ना, और वो बन गया ब्लैक टाउन। और ब्लैक और व्हाइट टाउन बाद में मर्ज हो गया और वही बन गया मद्रास। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो उसको नोट कर लो, गिफ्ट ऑफ बॉम्बे। तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन क्या था? तुम बोलोगे पहले यही, तो ये बाद में क्या हुआ? मद्रास बना। ठीक है, हमारी समझ आ रही है? ठीक है,
आगे बढ़े। हो गया। नेक्स्ट, फुटहोल्ड इन बंगाल। देखो, अब बंगाल, देखो साउथ इंडिया, मद्रास सेटलमेंट, ठीक है, सूरत, बॉम्बे भी आ गया, ठीक है, बंगाल में। नाउ बंगाल में देखिए, बंगाल अ प्रॉस्परस एंड सिग्निफिकेंट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर attracted English merchants due to trade and commercial opportunities, permission to trade. In 1651, Shah Suja. Who was Shah Suja? He was the brother of औरंगजेब। औरंगजेब और बेटा किसका है? शाहजहां का है। तो उस समय जो है वो वहां का क्या था? गवर्नर था। लेकिन बाद में जब वॉर ऑफ सक्सेशन होगा, समझ में आ गया, वॉर ऑफ सक्सेशन होगा तो शाह सुजा वाज डिफीटेड और उसने बंगाल को भाई कितने सालों संभाला हुआ था, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि औरंगजेब जब जीत जाता है तो वो सारे भाइयों को वो बोलता है भाई क्यों तुम यहाँ पर हो, तो वो हार जाता है और उसके बाद वो जो है बंगाल को छोड़ देता है और वो तुम्हारा अराकान चला जाता है। उस बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ, उसने जिस बंगाल को इतने सालों संभाला हुआ था शाह सुजा ने, ठीक है, लेकिन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ तो इसमें जैसे एक दारा शिको होता है, दारा शिको भी मारा जाता है, समझा क्या, बहुत सारे जो है मतलब वॉर्स होते हैं औरंगजेब के अपने भाइयों के साथ, ठीक है। ये जो था बंगाल का जो सूबेदार था वो हारता है, हारने के बाद अब जान बचानी है, वहां से सीधा जो है वो उसकी फैमिली पूरी, समझा गया, जो है नाव से सीधा कहाँ चले जाते हैं? अराकान, मतलब म्यांमार। वहां पर उनका क्या हुआ कौन जाने, समझ आ गया, तो पूरा है। तो ये वो है शाह सुजा। द सूबेदार ऑफ बंगाल ग्रांटेड द इंग्लिश परमिशन टू ट्रेड इन बंगाल इन एक्सचेंज फॉर एन एनुअल पेमेंट। आपको साल में कुछ पैसा देना होगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है ना। ये है तो बंगाल में उस समय कौन था? शाह सुजा था, ठीक है ना, तो औरंगजेब का भाई, ठीक है। अच्छा, इस समय कौन है? इस समय राजा कौन है? शाहजहां है। इस समय कौन है? शाहजहां है, क्योंकि वॉर ऑफ सक्सेशन होगा तो भागेगा फिर, ठीक है ना। रिक्वेस्ट फॉर अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट। अब ध्यान देना, ये कर रहे थे, ये जो फैक्ट्री थी उनके अराउंड ये बना रहे थे किले, समझ में आ गया, किले रख रहे हैं, बंदूक गोला बारूद, समझ में आ गया, तोप, इस तरह से था। तो इन्होंने परमिशन मांगी, उन्होंने कहा क्यों चाहिए तुम्हें गोला बारूद, क्योंकि तुम तो ट्रेडिंग कंपनी हो। इन्होंने कहा क्योंकि क्या होता है, दूसरे कंपनी जो है, ठीक है, जैसे पोर्चुगीज डच ये है, इनके साथ हमारा वॉर चलता रहता है, इसलिए हमें परमिशन मिलनी चाहिए। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है। रिक्वेस्ट ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, सीकिंग अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, विलियम हेजेस द फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर ऑफ द कंपनी इन बंगाल अपील्ड टू शाइस्ता खान। हु वाज शाइस्ता खान? शाह सुजा के जाने के बाद अब जो वहां का गवर्नर होगा, समझ आ गया, वो होगा शाइस्ता खान, जो कि औरंगजेब के मामा जी थे, समझ में आ गया। औरंगजेब के मामा थे, मामा होते हैं सबके, ठीक है ना, औरंगजेब के मामा थे, ठीक है ना। तो मामा जी को क्या मिल गया? मामा जी को अब मिल गया क्या? बंगाल का जो है सूबा, ठीक है, द मुगल गवर्नर, बट हॉस्टिलिटीज इंश्योर्ड, मतलब जो है दुश्मनी रही। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले बंगाल में जो है कौन? शाह सुजा, परमिशन मांगी, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे इसके जाने के बाद फिर शाइस्ता खान बना। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये चीज इसको नोट कर लो। तो मामा भांजे ने मिलकर जो है, ठीक है,
ठीक है। और कोलकाता कैसे एग्जिस्टेंस में आया? जमींदारी दी गई इनको। क्या दी गई? जमींदारी। 3 गांव की, सूतानौटी, गोविंदपुर और कोलिकाता। समझ आ गया? और ये छोटे छोटे गांव बड़े होते रहे और फिर कलेक्टिवली जो है ये मिल गए आपस में, और यही कहलाए कैलकटा। और बाद में यही हो जाएगी कैलकटा प्रेसिडेंसी, और इसको ईस्टर्न कोस्ट की का हेडक्वार्टर बनाया गया। मेरी बात समझ में आ गई? जरा जरा से गांव थे, गोविंदपुर, सुतानौटी, ये सब। ठीक है ना? ये अच्छा, अगर तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि कैलकटा का फाउंडर कौन है? जॉब चार्नॉक। कौन है? जॉब चार्नॉक। समझ में आ गया कैलकटा किसने बनाया? तो हम देखेंगे कि सूतानौटी होता क्या है कि हुगली पे इन्वेड करते हैं मुगल्स, क्योंकि उनकी मनमानी चल रही होती है किसकी? ब्रिटिश की। तो वो हराते हैं इनको, तो फिर बाद में इनके बीच में सेटलमेंट होता है। बातें नहीं। Have you written? नेक्स्ट, सेटलमेंट एट सूतानौटी। ठीक है, सूतानौटी का सेटलमेंट ध्यान देना। इन 1686 हुगली वाज सैक्ड बाय द मुगल्स, क्योंकि इनकी मनमानी चल रही थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। तो उन्होंने जो अटैक किया, लीडिंग टू द इंग्लिश रिटेलिएशन। आफ्टर नेगोशिएशन जॉब चार्नॉक साइंड अ ट्रीटी विद द मुगल्स इन 1690 अलाउइंग द इंग्लिश टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूतानौटी। समझ में आ गया? मतलब अभी तक ध्यान देना, वो इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं, मुगलों के आगे अभी भी वो बहुत नीचे हैं। तो वो क्या हो रहा है कि वो जो है एक ट्रीटी साइन कर रहे हैं कि हमको
फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दो। फोर्ट विलियम, अब ध्यान देना, यही जो फोर्ट विलियम जो कोलकाता है उसकी फैक्ट्री फोर्ट विलियम कही जाएगी। द इंग्लिश ऑब्टेन परमिशन टू बाय द जमींदारी ऑफ सुतानौटी, गोविंदपुर, ठीक है, एंड कोलकाता इन 1698 एंड द फोर्टिफाइड किलेदार settlement was named as Fort Williams in 1700, becoming the seat of the Eastern Presidency। उसको हम क्या बोलेंगे बाद में? कलकत्ता बोलेंगे, यही बाद में कलकत्ता कहलाया। और जॉब चार्नॉक क्या होगा? ठीक है ना, ही फाउंडेड द सिटी ऑफ कलकत्ता। समझ आ गया? ठीक है, ये इसको लिखो। तो कलकत्ता किन 3 गांवों से मिलकर बना था? गोविंदपुर, कोलकाता और सुतानौटी। इनका कलेक्टिव नेम है कलकत्ता। और जमींदारी क्या होती है? व्हाट इज जमींदारी? हाँ, रेवेन्यू को कलेक्ट करने की पावर और राजस्व वसूली की पावर को बोलते हैं हम जमींदारी। ठीक है, देखिए 2 तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक होता है फौजदारी और दूसरा होता है जमींदारी। फौजदारी का मतलब है क्रिमिनल, समझ आ गया? पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की पावर को बोलेंगे हम फौजदारी। और रेवेन्यू कलेक्ट की पावर होती है जमींदारी। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाहर से सवाल नहीं आएगा तुम्हारा, गारंटी के साथ, नंदनी। ठीक है, कान खोल के सुन लो तुम। Have you written? तो ठीक है क्लास, फिर आज के लिए इतना ही, इसके हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ओके।